जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास अभी सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ यानी कि मैटर को, और इसको हमने कई पार्ट में 4 पार्ट में टोटल हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को एक वीडियो में हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पदार्थ क्या है? ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है, अथवा वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा का माप होता है। आयतन किसे कहते हैं? कोई वस्तु के द्वारा घेरी गई जगह की मात्रा को आयतन कहते हैं। पदार्थ के एग्जाम्पल: वायु, जल, मृदा, कुर्सी, किताब, तेल, सोना आदि। पदार्थ नहीं है कौन कौन से ऐसे जो पदार्थ नहीं है? जैसे ऊर्जा, ध्वनि, भावना, समय, विचार, प्रकाश, ये सभी क्या है? पदार्थ नहीं है। पदार्थ के गुण: पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं: पदार्थ की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। तो अब तक वैज्ञानिकों द्वारा कुल 5 पदार्थ की अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस, तरल, गैस आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। और फिर इसके बाद है चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और 5वां है बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पदार्थ की अब तक कितनी अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं? तो टोटल 5 अवस्थाएं। आमतौर पर पदार्थ को 3 अवस्था में वर्गीकृत किया जाता है। विषम परिस्थितियों में 2 और पदार्थों की खोज की गई है: ठोस, जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। तरल यानी कि द्रव, जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, तरल कहलाते हैं। इसे जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। गैस को ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। प्लाज्मा, एक अतितापित पदार्थ इतना गर्म कि इलेक्ट्रॉन आयनित गैस बनाने वाले परमाणुओं से दूर हो जाते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, परमाणुओं का एक समूह निरपेक्ष शून्य तापमान तक ठंडा किया जाता है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर या नेफ्थलीन, एंथ्रानीन या अमोनियम क्लोराइड। निक्षेपण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है। सेम टू सेम दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। संघनन, कंडेंसेशन क्या होता है? संघनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पदार्थ की भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाती है। उदाहरण के लिए संघनन तब होता है जब हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आने पर तरल पानी में बदल जाता है। जब हवा में मौजूद पानी ठंडी सतह के संपर्क में आता है तो यह संघनित होकर पानी की बूंदें बनाता है। डिफ्यूजन यानी कि विसरण क्या कहलाता है? 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, या मिलना मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी में इंक डालो तो वे क्या हो जाता है? अपने स्वतः ही मिल जाता है। तो इसे विसरण यानी कि डिफ्यूजन भी कहते हैं, और यह मिश्रण हो जाएगा, पानी में मिल जाएगा। रेलवे द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी PYQ हैं, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ठोस के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसका फुल एक्सप्लेनेशन से साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। पदार्थ के कण द्रव और वायु की सतह पर स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, और यहाँ पे लिखा नहीं कार्य करता, तो यही गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? तो सबसे अधिक विसरण किसमें होता है? ये होता है गैस में। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विसरण मतलब प्रसार या फैलाव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, गलत है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। डैश एक शुद्ध पदार्थ है। कौन शुद्ध पदार्थ है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेन। मेथेन क्या है? आपका एक शुद्ध पदार्थ है। 7वां प्रश्न, मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। कैसा हो सकता है? तो मिश्रण समांगी और विषमांगी मिश्रण दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी मिश्रण दोनों में होता है। समांगी मिश्रण जैसे नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, मतलब मिलाने पर एक दूसरे से मिल जाए। विषमांगी मिश्रण मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण। आप तेल और जल को मिलाएंगे तो ये कभी नहीं मिलेगा। 8वां प्रश्न, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो कौन सा विषमांगी मिश्रण है? दूध। बाकी सभी क्या है? समांगी मिश्रण है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो कोलाइड शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हवा डैश है एक। हवा क्या है? हवा तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हवा तत्वों और यौगिकों दोनों का मिश्रण है। हवा एक समांगी मिश्रण है, ये कह सकते हैं। 12वां, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सस्पेंशन कहलाता है। नेक्स्ट, विज्ञान में कौन सा नियम विसरण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो विज्ञान में कौन सा नियम विसरण के गुणों का पालन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी संरचना तय है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अमिश्रणीय मिश्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्कर के घोल में शक्कर है एक। शक्कर क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। शक्कर उसमें घुल जाता है, ये घुला हुआ पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था पहला पार्ट जिसको हमने रिवीजन किया। अब आइए दूसरे पार्ट का रिवीजन करते हैं। टोटल 4 पार्ट में हमने इसको ख़त्म किया था। चारों के चारों पार्ट को आज हम इसमें रिवीजन कर चुके होंगे, यानी कि कंप्लीट एक वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। पहला प्रश्न, डैश एक यौगिक नहीं है। कौन एक यौगिक नहीं है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेड। लेड आपका एक यौगिक नहीं है। 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं, जैसे चाक, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पदार्थ का किण्वन ये रासायनिक प्रक्रिया है, बाकी सभी के सभी क्या है? भौतिक प्रक्रिया है। पदार्थ का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना आदि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए प्लेटिनम तार का जलना, ऑप्शन बी लोहे में जंग लगना, ऑप्शन सी ईंधन का दहन, ऑप्शन डी अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। चौथा प्रश्न,
लोहे में जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दूध का दही में परिवर्तन होना, अगरबत्ती का जलना, प्लैटिनम तार का जलना, ये सभी के सभी किसके उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का कौन सा एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निष्क्रियकरण। बाकी सभी क्या है? फिजिकल चेंज है, यानी कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक क्यूब पिघलाना। एक क्यूब आप पिघला सकते हैं तो उसे आप फिर से क्या कर सकते हैं? जमा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, डिपोजिशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डिपोजिशन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, डिपोजिशन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर का जलना। संघनन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है, संघनन कहलाता है। जैसे वाष्प का जल में परिवर्तित होना। वाष्पीकरण इवेपोरेशन क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, वाष्पीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, ये बात सही है। रंग बदलता है, ये भी बात सही है। गैसों का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है? तो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पानी का बर्फ में परिवर्तन। आप पानी से बर्फ बना सकते हैं तो बर्फ से फिर पानी बना सकते हैं, इसलिए ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। 10वां प्रश्न, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारों के द्रव्यमान के बराबर होता है। डैश संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप कौन सा होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग परिवर्तित रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था? तो स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जोसेफ प्रोस्ट ने। 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा वेट। ओके, जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम के अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। 14 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। CaO के द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात कितना है?
तो Ca और O का अनुपात कितना है, Ca कैल्शियम यानी कि इसका 40 हो जाएगा और O का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे आ जाएगा 20 और 2 से काटेंगे आपका आ जाएगा 8। तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 यानी कि 5:2। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं 16वां प्रश्न भी है क्या, अमोनिया में N2 और H2, 1 सेकेंड दोस्तों, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये किस अनुपात में होते हैं, तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी 14:3 यानी कि 14:3 के अनुपात में होते हैं। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 ईस्वी में प्रीस्टले ने खोजा था। वह विभिन्न जीव जंतुओं के पेड़ पौधों के सड़ने व ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली राख में पाई जाती है। इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री में रेयान बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है वो, नेक्स्ट पार्ट है हमारा तीसरा पार्ट, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था, तो जो डाल्टन का सिद्धांत था किस नियम पर आधारित था, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण है सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा निश्चित अनुपात का नियम। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है, तो जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। अभी जस्ट इसके पहले हमने पढ़ा था। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, परमाणु पदार्थों का अविभाज्य कण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। किसने प्रतिपादित किया था, तो ये डाल्टन साहब ने बताया था। जॉन डाल्टन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। इन्होंने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 5वां प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। उन्होंने बताया था कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने दिया था, तो पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत दिए थे जॉन डाल्टन ने। द्रव्य अथवा पदार्थ की संरचना तथा प्रकृति का गहन अध्ययन करके इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य या पदार्थ की रचना एवं प्रकृति से संबंधित एक व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। उसके अनुसार पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। अणु, परमाणु तथा तत्व की प्रतिशत मात्रा। शब्द परमाणु को किसने खोजा था, यानी कि परमाणु शब्द को किसने खोजा था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डेमोक्रिटस ने खोजा था। परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया था, अर्थात जिसका अर्थ होता है जिसे तोड़ा ना जा सके।
परमाणु रसायन विज्ञान में तत्वों का वह छोटा सा भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु का निर्माण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म तथा द्रव्यमान बहुत कम होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है कितना हो जाएगा आपका 8वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 आपका इस क्वेश्चन का 8वां नंबर है। सॉरी, यहाँ पे कैल्शियम दिया है तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा 40 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम आवर्त सारणी के द्वितीय समूह यानी कि सेकंड ए का तत्व है। कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह Ca तथा परमाणु संख्या 20 तथा परमाणु भार 40.08 है। इस रासायनिक तत्व की खोज 1808 ईस्वी में सर हम्फ्री डेवी ने किया था। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है। यह अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग का होता है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2SO4। इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे दिया है HNO2 में कितने होते हैं 4 परमाणु हैं, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 हैं तो 2 2 4 हो गया। इसी तरह से H2SO4 में हाइड्रोजन 2 है और यस कितना 1 2 1 3 और ऑक्सीजन कितना 4 तो 4 3 7, यानी कि यही में सबसे ज़्यादा है, बाकी सभी में क्या है कम है। 10वां प्रश्न, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर एक बनाते हैं, एक साथ क्या बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अणु बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो यहाँ पे प्रतिशत मात्रा निकालना है, परसेंटेज निकालना है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 और कुल परमाणु भार कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 दूनी 32 तो 32। यहाँ पे कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के 16 दूनी 32 तो 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32 प्लस 12 यानी कि आपका हो जाएगा 44। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 44 लिखेंगे। कार्बन का पूछा है तो कार्बन का 12 परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो यहाँ पे काटेंगे 4 3 12 4 1 कम 4 4 1 कम 4 3/11 300/11। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा तो 11 दूनी 22 11 3 33 27.3 लगभग आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो किसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अणु का। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है परमाणुकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2 की अणु की परमाणुकता 2 है। नेक्स्ट, H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो हाइड्रोजन की प्रतिशतता यहाँ पे बताना है। कैसे हम लोग इसको निकालेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा ये, तो टोटल 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल कितना है 9 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 11.11। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 11.11%। नेक्स्ट है, एक डैश को किसी डैश के हिस्से में एक यौगिक के रूप में अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम और उसके तत्व सभी गुणों में दिखाता है। तो एक डैश अणु को किसी तत्व के, यहाँ पे अणु आ जाएगा, यहाँ पे तत्व आ जाएगा, किसी हिस्से के यौगिक के रूप में सबसे छोटा अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, CaOH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? तो कितने परमाणु मौजूद है? कैल्शियम 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो 2 2 4 1 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को कहते हैं परमाणुविकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है?
तो इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे। इसका न्यूमेरिकल से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आप डायरेक्टली याद रखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 5.3 गुणा में 10 की घात -23 ग्राम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के 144 ग्राम में ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं? तो कैसे निकालेंगे? Mg का अणुद्रव्यमान कितना होता है? 24 होता है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, मोलों की संख्या बराबर तत्व का भार। तो तत्व का भार कितना दिया हुआ है? 144 ग्राम दिया हुआ है, बटे अणु का द्रव्यमान। अणु का द्रव्यमान यानी मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 छक्का 144 यानी कि 6 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी? तो इस प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो कार्बन का कितना है? 12 है, और टोटल कितना दिया हुआ है? 24 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे। अब कैंसिल करेंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन था, इसमें सब गिवन था। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र में कण यानी कि मोल शब्द का परिचय किसने कराया था? किसने परिचय कराया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विल्हेम ओस्टवार्ड ने इसका परिचय बताया था। तो विल्हेम ओस्टवार्ड एक जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्हें रासायनिक संतुलन और प्रतिक्रिया वेग पर उनके काम के लिए 1909 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या है? तो 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या है? तो पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 16। तो 16 2 18, यानी कि H2O का ग्राम कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, मोलों की संख्या बराबर मोलों का भार। तो मोलों का भार कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है, और मोलों की कुल अणुभार अभी हमने कितना निकाला? 18। तो 18 पंचे 90, यानी कि 5 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा प्रैक्टिस सेट आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है बर्जीलियस की परिकल्पना या तत्वों के प्रतीक पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षर से किया जा सकता है? ऑप्शन ए डाल्टन ने, ऑप्शन बी बर्जीलियस ने, ऑप्शन सी डेमोक्रिटस ने, ऑप्शन डी लेवोजियर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेवोजियर ने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2 से 3 बार यानी कि 3 से 4 बार यही क्वेश्चन 2-3 बार चेंज करके पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सन 1811 ईस्वी में बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण एवं संकेत सूत्रों की पद्धति प्रचलित की थी। 1812 ईस्वी में इन्होंने विद्युत रासायनिक सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार प्रत्येक लवण यौगिक के 2 भाग होते हैं, एक ऋणात्मक तो दूसरा धनात्मक, और एक अम्लीय तो दूसरा क्षारीय। बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्धारण तत्वों के नाम के आगे 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे तांबा की बात करें तो तांबा का क्या हो जाएगा? Cu हो जाएगा, कार्बन का C हो जाएगा, कैल्शियम का Ca हो जाएगा, क्लोरीन का Cl हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक के आगे केवल 1 अक्षर होता है? तो कार्बन सिर्फ 1 अक्षर से सिंबल से मतलब ये प्रदर्शित किया जा सकता है, बाकी सब में 2-2 अक्षर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक प्रतीकों का पहला अक्षर हमेशा लिखा जाता है तिरछे अक्षर में,
छोटे अक्षर में, मोटे अक्षर में, बड़े अक्षर में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े अक्षर में हमेशा लिखा जाता है। तो ये तीन क्वेश्चन हमने लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया था, तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, तो वही क्वेश्चन रिपीट करने की आवश्यकता नहीं थी। ये 3 क्वेश्चनों में आप इसके क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, धातु, अधातु तथा उपधातु पर आधारित प्रश्न। डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन ए धातुओं की, ऑप्शन बी अर्ध धातुओं की, ऑप्शन सी धातुओं की, ऑप्शन डी उपधातुओं की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातुओं की। ये टॉपिक लिखना नहीं चाहिए, कैसे? क्योंकि आपको ऑप्शन का आंसर पता चल जाता है। अगली बार से टॉपिक नहीं लिखेंगे, बाकी सब टाइप वाइज ही रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा और एक फुल चैप्टर रहेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातुओं की विद्युत प्रकृति जो होती है विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातु समानता, भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जो अधातु होते हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा धातु के दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी आदि। ये सभी क्या हैं? उपधातुएं हैं। 5वां प्रश्न, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी सरंध्रता, ऑप्शन सी तन्यता, ऑप्शन डी आघातवर्धनीयता। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तन्यता। धातु का ऐसा गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है उससे धातु के गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे सोना का सिंबल याद रखना है Au। सोना में सबसे ज़्यादा अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब इसे सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि सोना को कितना, 1 ग्राम सोना को खींचकर कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 6वां प्रश्न, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए वक्र, ऑप्शन बी सीधी रेखा, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी वृत्ताकार। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वक्र। किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, जिसे परमाणविक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। इसलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ एक वक्राकार होता है। नेक्स्ट, धातुओं के किस गुण के कारण उसे पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होती है? ऑप्शन ए आघातवर्धनीयता, ऑप्शन बी चालकता, ऑप्शन सी तन्यता, ऑप्शन डी प्रतिध्वन्यात्मकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आघातवर्धनीयता। धातुओं का ऐसा गुण जिसके कारण उसे पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होती है वो होता है आघातवर्धनीयता। और खींचकर लंबे तार बनाने को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, मतलब उसके गुण को तन्यता कहते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धनीयता कहते हैं। धातुओं के इसी गुण के कारण उनका आकार आसानी से बदला जा सकता है, जैसे चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, सोना आदि। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? मतलब पतली तार के रूप में ढलने की जो विशेषता होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन बी ए अभिक्रियाशीलता, ऑप्शन बी विलेयता, ऑप्शन सी तन्यता, ऑप्शन डी आघातवर्धनीयता। तो विशेषता यानी कि गुण की बात हो रही तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तन्यता। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचिए, 1 ग्राम सोने को
2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा तन्यता किसकी होती है? सोने की होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? ऑप्शन ए, वे तन्यता और आघातवर्धनी होते हैं। ऑप्शन बी, वे ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑप्शन सी, इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। ऑप्शन डी, वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें गलत पूछा है। तो धातुएं जो होती हैं विद्युत के वो क्या होती है? धनात्मक होती है, विद्युत के सुचालक होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि गलत पूछा था। धातु में सदैव विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। 10वां प्रश्न, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। ऑप्शन ए, अन्य धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में। ऑप्शन बी, मुक्त स्थिति में। ऑप्शन सी, गैर धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में। ऑप्शन डी, कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त स्थिति में। जो धातु होते हैं वे मुक्त स्थिति में वास्तविक स्थिति में विद्यमान होते हैं। इसे कोई भी धातु वास्तविक अवस्था में तभी तक रहेगी जब तक कि वह मुक्त रूप से विद्यमान हो। जैसे 24 कैरेट का सोना वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और दूसरा, शुद्ध एल्यूमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक संयोजन नहीं करता, अतः वास्तविक स्थिति में वह मुक्त अवस्था में होता है। क्या? शुद्ध एल्यूमिनियम। याद रखना है। 11वां प्रश्न, कि निम्नलिखित में से क्या अधातु का भौतिक गुण नहीं? ऑप्शन ए, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। ऑप्शन बी, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ऑप्शन बी सी, गलनांक तथा क्वथनांक होता है। निम्न गलनांक तथा क्वथनांक होता है। ऑप्शन डी, आघातवर्धनीयता न होना और तन्यता। तो 11वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? ऑप्शन ए, धातु। ऑप्शन बी, निष्क्रिय तत्व। ऑप्शन सी, अधातु। ऑप्शन डी, उपधातु। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधातु। जो अधातु होता है वो ठोस, द्रव और गैस यानी कि तीनों रूप में पाया जाता है। अधातुओं से भिन्न तत्व धातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या 27 है और गैसें 11 हैं और 15 ठोस व 1 द्रव्य है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली होती है? तो हमने पढ़ा था सबसे अधिक लचीली क्या होती है? सोना होती है। लेकिन यहाँ पे सोना ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे नंबर पे चांदी हो जाएगा। एजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इनका क्रम देखें, लचीली धातुओं का क्रम किस प्रकार है? सबसे ज़्यादा लचीली सोना होती है, दूसरे नंबर पे चांदी, फिर एल्युमिनियम, फिर कॉपर, फिर टिन, फिर सीसा, फिर जिंक, फिर लोहा। ये सिंबल याद रखने, कभी कभी इनके नाम नहीं देता, केवल सिंबल दे देता है। तो सोना को AU से, चांदी को AG से, एल्युमिनियम को AL से, कॉपर को टिन CU से, टिन को SN से, सीसा को PB से, इसे लेड भी कहते हैं, जिंक यानी कि जस्ता को ZN से, और Fe यानी कि आयरन या लोहा को Fe से। तो इस प्रकार से इसका क्रम है। आपको क्रम भी लगाने को एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य तापमान में द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन ए, सोना। ऑप्शन बी, चांदी। ऑप्शन सी, जर्मेनियम। ऑप्शन डी, गैलियम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलियम। गैलियम क्या है? सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफ़ेद होती है। यह सामान्य तापमान में तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट, एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। एकमात्र अधातु कौन है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है? ऑप्शन ए, ब्रोमीन। ऑप्शन बी, पारा। ऑप्शन सी, बोरान। ऑप्शन डी, क्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट है जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कार्बन को, ऑप्शन बी तांबा को, ऑप्शन सी आयोडीन को, ऑप्शन डी जर्मेनियम को। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का बेहतरीन जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम को उपधातु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक उपधातु का गुणधर्म है? ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन बी तान्य, ऑप्शन सी आघातवर्धनीय, ऑप्शन डी ध्वन्यात्मक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धचालक। उपधातु में धातुओं और अधातु दोनों के गुण होते हैं। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले डैश आबंधित होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन उसमें आबंधित होते हैं। बहुत सारे ढीले इलेक्ट्रॉन आबंधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फाइड, ऑप्शन सी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोरेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन ही एकमात्र ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वह ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? ऑप्शन ए पृथक्कारिकी, ऑप्शन बी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन सी आसवन, ऑप्शन डी निस्यंदन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी निस्यंदन। दोस्तों हमने कोई क्वेश्चन सरल या कठिन देखकर नहीं लिए हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे हमने ले लिए हैं। बस उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं किए हैं बस, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कई बार पूछे गए थे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां प्रश्न, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विपरीत परासरण, ऑप्शन सी साइटोलिसिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 21वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत परासरण। विपरीत परासरण क्या होता है? विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है जब बाह्य आरोपित दाब कार्यरत परासरण दाब से उच्च होता है तो प्रसारण विपरीत परासरण कहलाता है। प्रसारण क्या कहलाता है? विपरीत परासरण कहलाता है। नेक्स्ट, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी ओजोनीकरण, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत अपघटन। यानी कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक में से है एक। ऑप्शन ए निस्पंदन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी आसवन, ऑप्शन डी संघनन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसवन। नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ऑप्शन 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी सतह क्षेत्र में वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमी। नमी क्या करता है? वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। नमी वाष्पीकरण की दर को कम करती है। हवा में मौजूद पानी की वस्तु की मात्रा को नमी कहते हैं। नेक्स्ट, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण कहते हैं अगर तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण हो रहा हो तो।
तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है, जैसे पानी से वाष्प का निकलना। गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरण को संघनन कहते हैं, जैसे वाष्प से जल का निर्माण या बादलों से वर्षा होना संघनन कहलाता है। नेक्स्ट, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमीकरण, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी उत्सादन, ऑप्शन डी संलयन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमीकरण। द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहा जाता है। द्रव का ठोस में परिवर्तन हिमीकरण कहलाता है तथा जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। किसी पदार्थ का हिमांक व गलनांक प्रायः बराबर होता है। नेक्स्ट है विलयन पर आधारित। ऑप्शन 27वां क्वेश्चन, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन सी मेंडल ब्राउन ने, ऑप्शन डी जॉन ब्राउन ने। तो 27 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन गति की खोज की थी। कोलाइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। इस गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? कोलाइड, निलंबन, विखंडन, विलयन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसे विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट, विलयन और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। विलयन और विलायक का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निलंबन, ऑप्शन बी विलयन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 29वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलयन कहलाता है। 30वां प्रश्न न्यूमेरिकल है। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी का घोल बनाए गए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण क्या होगा? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे एएलपी, ग्रुप डी एनटीपीसी, आरपीएफ में। तो आइए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो विलायक क्या है? विलायक यहाँ पे पानी है। विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 150 ग्राम। ये क्या है? पानी का द्रव्यमान, या ये कहें कि विलायक का द्रव्यमान है। और दूसरा दिया है विलेय यानी कि चीनी का द्रव्यमान कितना? 50 ग्राम। तो ये किसका हो गया? पानी का। ये हमारा क्या हो गया? चीनी का। तो ये याद रखना है। अब कुल द्रव्यमान की बात करें तो 150 में 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 200 ग्राम हो जाएगा विलयन का कुल द्रव्यमान। ये अपने कॉपी में आप नोट करते चलिए। यहाँ पे थोड़ा सा समझाने अब क्वेश्चन का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे समझिए। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना निकल के आया? 200। और विलेय का द्रव्यमान मतलब जो मिल रहा है उसमें विलेय क्या है? इसमें चीनी है। तो चीनी कितना है? 50। और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बस आपका आंसर आ जाएगा 100 दूनी 200। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 25। तो 25 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे विलायक पानी है, पानी का द्रव्यमान 150 ग्राम दिया हुआ है। और विलेय चीनी है, विलेय चीनी का द्रव्यमान 50 ग्राम दिया हुआ है। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कुल द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 150 + 50 कितना हो जाएगा? 200। और विलेय का द्रव्यमान कितना है? 50। और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। बस 100 दूनी 200, 2 से 25 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है सेम टू सेम। एक विलयन में पानी की 320 मात्रा ग्राम में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी है? तो यहाँ पे विलेय जल क्या है? विलायक है। तो ये इसका हमने एक ये स्क्रीनशॉट भी रखा है, यानी कि फ़ोटो क्लिक किए हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कैसे क्या फार्मूला लग रहा है
क्योंकि यहाँ पे समझ में कम आ रहा था। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे विश्वास करके फोकस करना है स्टडी पे। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है जल यानी कि विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम, लवण यानी विलेय का द्रव्यमान 36 ग्राम, विलयन का कुल द्रव्यमान दोनों को ऐड कर देंगे 356 ग्राम। 356 ग्राम नीचे लिखेंगे और जो विलेय हो रहा है, विलेय का द्रव्यमान कितना है 36, नमक जो है विलायक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3600/356, यहाँ पे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 10.11%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन क्या है आपके न्यूमेरिकल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपरूपता और अणु द्रव्यमान या भार पर आधारित। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी फुलेरिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो 32वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट, हीरा तथा फुलरीन कार्बन के अपर रूप हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य तापमान और दाब पर एक रंगहीन और अज्वलनशील तथा ग्रीन हाउस गैस है। यह कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। नेक्स्ट, फुलरीन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 32। तो फुलरीन की बात करें तो इसमें कार्बन परमाणु लगभग कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना है? फिर से न्यूमेरिकल आ गया। तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है ये आपको निकालना है। पहली बात तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है। और सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। और O का यानी कि ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। और C का यानी कि कार्बन का कितना होता है? परमाणु भार 12 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 दूनी कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 46 प्लस कार्बन का कितना होता है? 12 और ऑक्सीजन का कितना है? 16 तिया 48। बस आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसको निकाला। पहली बात इसका फार्मूला लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 लिखेंगे। सोडियम का हमने एक बताया कि परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो 23 दूनी 46 हो जाएगा। तो 46 लिखेंगे प्लस कार्बन कितना होता है? 12 होता है। तो कार्बन का लिखेंगे 12। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो 16 तिया 48। बस आप इसमें इन तीनों पॉइंट्स को आप ऐड कर देंगे तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 106 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? इन सब क्वेश्चनों के लिए आपको फार्मूला आना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। अमोनिया पूछा है, अमोनिया का कितना होता है? यानी H3 होता है। ये फार्मूला होता है। इसमें इसने दे रखा है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन का 1। तो नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1 और 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। तो 14 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 17 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ओजोन का फार्मूला कितना होता है? O3 होता है। और ओजोन यानी कि ऑक्सीजन अभी हमने बताया था कितना होता है? 16 होता है। तो 16 गुणे 3 कर देंगे 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने ले रखे हैं आपके समझने के लिए। नेक्स्ट, रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई थी? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की, ऑप्शन सी परमाणु नाभिक की, ऑप्शन डी प्रोटॉन की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप परमाणु नाभिक यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी परमाणु नाभिक, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपके ऊपर छोड़ते हैं
क्योंकि ये लास्ट प्रश्न है और पूरा का पूरा चैप्टर हमने इसको समाप्त कर लिया है न्यूमेरिकल सहित। और ये आखिरी क्वेश्चन आपको लिए छोड़ते हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो और यहीं पे ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, पदार्थ चैप्टर, जिसको हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ा, सभी के सभी प्री वाईक्यू और थ्योरी सहित हमने पढ़ा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।